अब बिहार की बात करेंगे। लंबे इंतजार के बाद, तमाम मंथन के बाद बिहार में एनडीए के सहयोगियों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का समझौता हो गया, पर तनातनी की स्थिति थमी नहीं है। बिहार में सीटों के ऐलान के बाद से एनडीए में घमासान की स्थिति देख रहे हैं आप। पहले खबर तो ये आई कि सीट बंटवारे में अनदेखी से पशुपति पारस नाराज है। अब खबर ये मिल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी सीट शेयरिंग से बेहद नाराज चल रहे हैं। ताजा अपडेट ये है कि पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पशुपति पारस ने बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे पर नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज माने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी केवल एक सीट मिलने से बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि उनके तरफ से अभी कोई बातचीत सामने नहीं आई है, लेकिन इसका दूसरा पहलू मैं समझाती हूं कि जो वहां पे आरजेडी कांग्रेस गठबंधन है, उसको इस बात का इंतजार था कि एनडीए पहले अपनी सीटों का बंटवारा करे, उसके बाद हम इनके लिए कंफर्टेबल स्थिति तैयार करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हो चुके हैं। अब आप ये कह सकते हैं, अब से महज कुछ ही देर पहले पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया। हालांकि इस्तीफे की धमकी उन्होंने पहले ही दे दी थी। उन्होंने दावा यह किया कि सीटों के बंटवारे में उनके साथ नाइंसाफी की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया, पार्टी नेताओं से बात करने के बाद आगे का फैसला करने वाले हैं, क्योंकि पशुपति पारस वो चेहरा जिनको एनडीए ने भाव ही नहीं दिया, मतलब एक भी सीट देने लायक नहीं समझा। जिस सीट से वो चुनाव लड़ते थे वो दे दिया चिराग पासवान। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। और मैं इस वक्त सीधे अपने सहयोगी चंद्रमोहन का रुख करूंगी पटना से। इस वक्त मेरे साथ जुड़े चंद्रमोहन। बीजेपी के चुनावी पैटर्न को खासकर जो बारीकी से देखता और समझता है, उसे अच्छे से मालूम है कि ना चाचा प्यारा ना भतीजा प्यारा, जो जिताऊ होगा, जिसका जनाधार होगा, जिसका चेहरा चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता है, सीटें उसी को मिलेगी। और यही बाजी मारी किसने? चिराग पासवान ने। उपेंद्र कुशवाहा के उनके जनाधार के हिसाब से एक ही सीट दी गई है, लेकिन ये दोनों चेहरे जो नाराज हो रहे हैं, बीजेपी को क्या लगता है आपको कि फर्क पड़ेगा? देखिए, नाराज चाहे उपेंद्र कुशवाहा के नाराजगी की बात सामने आई हो या फिर पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की बात आई हो, कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ते हुए नहीं दिख रहा है। क्योंकि बिहार में अगर लौ कुश की जोड़ी की बात करें तो एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर सम्राट चौधरी मौजूद हैं। हालांकि उनके ही जाति से आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको जोड़ा गया था ताकि आने वाले दिनों में कहीं किसी को परेशानी पैदा ना हो। लेकिन आज अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के साथ आते हैं, एनडीए के साथ आते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर वो साथ छोड़ भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है आज के वक्त में। हालांकि इतना ज़रूर कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से कि उनको जल्द ही मना लिया जाएगा। 2 सीट वो चाहते थे, लेकिन इसके लिए बीजेपी के नेता और एनडीए के नेता तैयार नहीं हुए। तो उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि काराकाट के अलावा उनको जहानाबाद या फिर नवादा सीट दे दिया जाए, लेकिन सिर्फ उनको काराकाट दिया गया है। और यही वजह है कि उनकी नाराजगी अभी खुलकर तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि वो। लेकिन चंद्रमोहन, मुझे आपसे ये समझना है, जब हम मीडिया कर्मियों को ये अच्छे से मालूम था कि उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ काराकाट की सीट दी जा रही है, और हम सबको तक मालूम था कि पशुपति पारस को इस बार भाव नहीं दिया जा रहा है, फिर ये दो नेता किस मसले को लेकर रूठने मनाने का खेल खेल रहे हैं? और आपने तो बड़ी बात कही कि जब उनके पास डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हीं की जाति से आते हैं, तो जाति का भी जनाधार बीजेपी के पास है, तो फिर किस बात को लेकर उनको मनाए? बिल्कुल, और यही वजह है कि उनको 1 सीट दिया गया था। जरूर वो 2 सीट का दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1 सीट दिया गया। और पशुपति पारस और चिराग पासवान में सीधे तौर पर
फर्क ये है कि जब 3 साल पहले ये पार्टी एलजेपी टूटी थी और 2 भागों में बटी थी, जिसमें एक तरफ चाचा चले गए थे और दूसरी तरफ भतीजा अकेले पड़ गए थे, उस समय भले ही चाचा बिहार आते रहे, लेकिन तैयारियां जो है वो चिराग पासवान की पुख्ता होती रही। वो जब भी बिहार पहुंचते, कभी किसी जिले में जाते और कभी किसी जिले में जाकर अपनी जनाधार मजबूत करने की कोशिश करते रहे। और यही वजह है कि आज के वक्त में अगर चाचा और भतीजा को एक साथ एक तराजू पर रखिएगा तो भतीजा उनके ऊपर भारी होते हुए दिख रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी ने उनको चुना है और उनको अपने साथ लेकर 5 सीट दिया है। एक और पहलू के साथ आपके पास लौटती हूँ। बड़ी बातें हैं, चिराग पासवान ने बीते 3 साल में जो मेहनत की और जो युवा वोटर को लुभाने की कोशिश की, उसका फायदा 5 सीटें। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं पशुपति पारस आरजेडी के संपर्क में है। खबर तो ये भी मिल रही है कि आरजेडी का भी पशुपति पारस को लेकर सकारात्मक रुख है। एनडीए में अपने साथ हुए अन्याय को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है पशुपति पारस। खबर तो ये भी मिल रही है कि आज एक बार फिर से हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे पशुपति पारस। पशुपति पारस आज शाम 4 बजे के करीब दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे और वहां पे फाइनल बातचीत, यानी एक विकल्प तैयार करके रखा है पशुपति पारस ने कि वो आरजेडी के तरफ जा सकते हैं और हाजीपुर पे फिर दावा कर सकते हैं। मैं सीधे चंद्रमोहन का एक बार फिर से रुख करती हूँ। चंद्रमोहन, ये विकल्प पशुपति पारस उस दिन से ही तलाशना शुरू कर चुके थे जब जेपी नड्डा और चिराग पासवान की एक तस्वीर आई और चिराग को उसी दिन उनके कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिला दी। तय हो गया कि 5 सीटें मिल रही है, चाचा को हाजीपुर सीट नहीं मिल रही है, यह तय हो गया था। अब ये क्या फाइनल राउंड की बातचीत आरजेडी के साथ हो चुकी है और शाम 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हाजीपुर सीट वो सीट बनने जा रहा है जहां पे दोनों चाचा भतीजा एक दूसरे के सामने होंगे? बिल्कुल, देखिए, पशुपति पारस महागठबंधन में आए या फिर ना आए, लेकिन उनको चुनाव हाजीपुर से ही लड़ना है। इसलिए इस बार की हाजीपुर की लड़ाई काफी दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि पशुपति पारस अभी वहां से सांसद हैं, रामविलास पासवान के भाई हैं। वहीं चिराग पासवान अभी जमुई से सांसद हैं, जो अपने पिता के सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे। और पिछले 4-5 महीने से लगातार दोनों लोग कहते आ रहे हैं, चाचा भी यही बात दोहरा रहे थे जो भतीजा कह रहे थे कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। और अब चिराग पासवान ने बाजी मार ली है, लेकिन जब वो पटना पहुंचेंगे तो महागठबंधन में आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चंद्रमोहन, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूले का ऐलान हो चुका है। पशुपति पारस नाराज हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के भी नाराज होने की बात है, लेकिन सीट बंटवारे से आगे बढ़ते हुए एनडीए प्रचार अभियान के लिए एक्शन मोड में है। लंबी खींचतान, लगातार बैठकों का दौर, मुलाकातों का सिलसिला और खुद के लिए बढ़ चढ़कर सीटों की मांग। बिहार में लोकसभा के चुनावी समर से पहले ये सब कुछ हुआ। यही नहीं, कभी आंख दिखाई गई तो कभी जुबानों में तलखी के जरिए अपने कद का एहसास कराया गया। लेकिन एनडीए ने इन सभी वाकयातों से पार पाते हुए आखिरकार सारा मामला सुलझा लिया और कर दिया सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान। सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी, ये हमारा विश्वास है। तो सीटों के बंटवारे के जरिए बीजेपी ने बता दिया कि लोकसभा के लिए बिहार में वो बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और सबसे ज्यादा 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी से सिर्फ 1 सीट कम 16 सीट पाकर जेडीयू को भी एहसास है कि उनकी मुरादें पूरी हो गई हैं। मैंने आपसे 1 महीने पहले कहा था, आप ही के चैनल में, कि हम 16 सीटें जीते थे, वो हमारी अमानत है और उसको हम सुरक्षित रखेंगे। आज सीटों का बंटवारा हुआ है और इस बंटवारे से पार्टी प्रसन्न है। 1-2 सीटों की अदला बदली वो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण होती है। नए फॉर्मूले में अधिक सीटों का दावा करने वाले जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी सिर्फ एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर किसी की लॉटरी लगी है तो वो है चिराग पासवान, जिसकी पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं, जिसमें हाजीपुर की वो सीट शामिल है जिसको लेकर चाचा भतीजे में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दोनों अड़े थे और भतीजे ने ऐसी बाजी मारी कि चाचा के हाथ कुछ नहीं लगा।
उन्होंने हमेशा कहा कि जब तक वो राजनीति में हैं उनका समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए रहेगा। ऐसे में उन्हीं प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य 400 सीटों के उस लक्ष्य को पूरा करने की राह में वो रोड़ा बनेंगे, इस बात का जवाब उन्हीं को ही देना। तो सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद एनडीए ने बिहार में भी इंडिया गठबंधन पर पहली बढ़त बना ली है। सीटों को लेकर एक तरफ जहां गठबंधन में अब भी कांग्रेस और आरजेडी में तनातनी चल रही है, वहीं एनडीए ने सब कुछ क्लियर करते हुए फिर से बड़ी जीत का दावा ठोक दिया है। स्पष्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 40 की 40 सीट जीतकर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है। ये पूरी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने टारगेट रखा है 40 को 40 सीट जीतने का, उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 400 पार, उसमें हम लोग पूरा करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला था, जबकि लेफ्ट पार्टियां अलग से मैदान में ताल ठोक रही थी। एनडीए की तरफ से बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर, जबकि एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और जेडीयू की एक सीट छोड़कर 40 में 39 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 39 सीटों पर लड़ने वाले महागठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर सभी शून्य पर रहे और एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। 2019 में बीजेपी के करीब 24% वोट के साथ एनडीए को 53% से ज्यादा वोट मिले, जबकि महागठबंधन को करीब 31% मत हासिल हुए, जिसमें आरजेडी ने 15% से ज्यादा वोट हासिल किए। खैर, सीटों पर सहमति के बाद सभी 40 सीटों पर जीत का दावा करने वाली एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती पिछले रिकॉर्ड को बनाए रखना है। तो वहीं गठबंधन की बड़ी चुनौती है कि फिलहाल फाइनल हो जाए सीटों का फॉर्मूला। और इस वक्त झारखंड की राजनीति की बात करेंगे। झारखंड की राजनीति पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। खबर ये मिल रही है कि वो झारखंड बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं और पार्टी उन्हें झारखंड की चतरा या फिर धनबाद लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। आज ही सीता सोरेन ने जेएमएम और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव से पहले सोरेन परिवार में ये बड़ी फूट के तौर पे आप देख सकते हैं। अपने इस्तीफे में सीता सोरेन ने नाम लिए बगैर हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ लिखा, पार्टी और परिवार दोनों ही जगहों पर उनको अलग थलग किया जा रहा था। उन्होंने अपने खिलाफ साजिश रचे जाने का भी आरोप लगाया है। हालांकि सीता सोरेन वही चेहरा है जहां पे सरकार के ऊपर जब खतरा आया तो सीता सोरेन ने बगावती रुख अख्तियार कर लिए। उन्होंने सीएम पद के दावेदार के तौर पे खुद को पेश किया और कल्पना सोरेन को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में उन्हें नहीं बनना चाहिए सीएम, और इसका असर हुआ कि चंपई सोरेन वहां की सत्ता पर काबिज हो गए।